नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर वही विषय हमारा राजस्थान कक्षा 10 और राजस्थान का इतिहास पार्ट नंबर 10 का साथियों आज अपने अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर आज हम रणथंभौर व जालौर का जो चौहान वंश था उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां बनती है उनसे, उसके साथ साथ में उनके राजवंश के प्रमुख राजा, उनकी प्रमुख उपलब्धियां, उनके प्रमुख किए हुए युद्ध और इसके अलावा जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उनके बारे में और करौली का जो यादव राजवंश साथियों उनके बारे में आज अपने क्या है कि अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से आज हम राजस्थान के 4 प्रमुख रियासतों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है राजस्थान का इतिहास पार्ट नंबर 10। सबसे पहले राजस्थान के पार्ट नंबर 10 के अंदर साथियों हम रणथंभौर के जो चौहान राजवंश है उनसे क्या है कि अपने क्लास उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 1192 ईस्वी के अंदर सराय का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और उनके परिवार के सदस्य हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। उनमें से एक गोविंदराज नाम करके जो पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज, क्या नाम है? गोविंदराज। ये 1194 ईस्वी के अंदर यानी 1194 ईस्वी के अंदर ये क्या है कि रणथंभौर का जो चौहान वंश है, चौहान जो राजवंश है उनकी क्या है कि संस्थापक माने जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यानी आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंभौर का जो चौहान राजवंश है उनके संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक का नाम क्या है? गोविंदराज। और गोविंदराज के पिता का नाम था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में जब गोविंदराज के बाद में इनके मुख्य रूप से जो उत्तराधिकारी बने वो बड़े एक एक करके देख लेते हैं। जैसे उसके बाद में वानहण और वानहण के बाद में है प्रलहादन और प्रलहादन के बाद में आगे बढ़े हैं वीर नारायण। ये क्या है कि उनके बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं और वीर नारायण की क्या है कि मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में वीर नारायण के बाद में इनका जो उत्तराधिकारी है वो बनता है वीरनारायण की जो मृत्यु है वो क्या है कि इल्तुतमिश के साथ में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर क्या है कि वीरनारायण की जो डेथ है वो हो जाती है और वीरनारायण के बाद में उसका जो पुत्र है या उसका जो उत्तराधिकारी है वो बनता है वाघभट। और वाघभट के बाद में वाघभट का जो पुत्र था वो क्या है कि राजा बनता है और उसका नाम है जेतर सिंह। क्या नाम है? जेतर सिंह। तो साथियों दोबारा देख लेते हैं रणथंभौर का जो चौहान राजवंश है उनके जो संस्थापक है वो गोविंदराज माने जाते हैं और उस राजवंश की स्थापना यानी रणथंभौर के राजवंश की स्थापना 1194 ईस्वी के अंदर की गई और गोविंदराज के पिता का नाम था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। उनके बाद में वानहण, प्रलहादन और वीर नारायण उनके क्या है कि उत्तराधिकारी बनते हैं और वीर नारायण की क्या है कि इल्तुतमिश के साथ में जो युद्ध हुआ उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और वीर नारायण के बाद में उत्तराधिकारी वाघभट बनते हैं और वाघभट के बाद में उत्तराधिकारी है वो जेतर सिंह बनता है। अब साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आते हैं, उनका नाम है हमीर। क्या नाम है? हमीर। बहुत ही महत्वपूर्ण हमीर के चौहान रणथंभौर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों उनके बारे में दुआ भी है कि तिरिया तेल हमीर हट चटे न दूजी बार। अपने हट के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान के राजा और उनके नाम है हमीर देव चौहान और उनका जो कार्यकाल है वो 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक माना जाता है। जब ये राजा बने तो राजा बनने की सबसे पहले उन्होंने क्या है कि दिग्विजय की नीति है वो अपनाई और दिग्विजय की नीति के तहत इन्होंने आबू है, काठियावाड़ है, पुष्कर है, चंपा है, धार है आदि जो राज्य थे उनके राजाओं से इन्होंने क्या करती है वो स्वीकार कराई। और मेवाड़ के शासक थे उस वक्त हमीर के समय में मेवाड़ के शासक थे मेवाड़ शासक का नाम है समर सिंह। क्या नाम है?
महाराणा समर सिंह। और महाराणा समर सिंह को इन्होंने किया है कि युद्ध के मैदान के अंदर आया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों, मेवाड़ के शासक समर सिंह को किसने हराया था? तो अपने क्या बताएंगे, हमीर देव चौहान ने। और उसके बाद में क्या है कि 1291 ईस्वी के अंदर, यानी 1291 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे उस वक्त जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी उन्होंने भी क्या है कि अटैक किया, लेकिन उनकी सेना को उन्होंने क्या है कि उनका जो सैन्य अभियान उन्होंने किया है कि रणथंभौर की तरफ किया, तो उनको उन्होंने विफल कर दिया। कहने का अर्थ है कि वो उनको जीत नहीं पाए। उसके बाद में क्या है कि हमीर ने दो मंगोल जो भगोड़े थे या जो मंगोल विद्रोही थे, उनके नाम अपने देख लेते हैं। क्या क्या नाम है उनके, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो दोनों के दोनों। उनमें से एक का नाम है जो मंगोल भगोड़ा था, मोहम्मद शाह। क्या नाम है? मोहम्मद शाह। और दूसरा जो भगोड़ा था मोहम्मद शाह के बाद के है गुरु, उसका नाम है के है गुरु। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको क्या है कि हमीर ने शरण दी थी, और उसी शरण की वजह से दिल्ली सल्तनत की उस वक्त जो बादशाह जो राज किया करते थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के इससे नाराज हो जाते हैं और रणथंभौर के जो उस वक्त एक चौहान शासक थे अमीर चौहान, उनके प्रति वो खफा हो जाते हैं और युद्ध की घोषणा वो कर देते हैं। दो याद रखना है विद्रोही कौन कौन से हैं, मोहम्मद शाह और केहगुरु। क्या नाम है? मोहम्मद शाह और केहगुरु। और उसके बाद में क्या होता है कि 1301 ईस्वी के अंदर, 1301 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण सन साथियों, 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि रणथंभौर के ऊपर अटैक कर देता है। और जब वो आक्रमण करता है तो रणथंभौर का किला बहुत ऊंचाई पर था, उनको वो देखता है कि इस प्रकार से क्या है कि हम हमीरदेव चौहान को हरा नहीं सकते। तो उन्होंने हमीरदेव चौहान के दो सेनापति थे, उनके नाम है रणमल और रतिपाल। क्या नाम है सेनापति का? रणमल है और दूसरे का नाम है रतिपाल। इसी तरह उन दोनों को क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लालच देकर के अपनी ओर से मिला दिया, और इन्होंने क्या है कि अपने राजा की विरुद्ध गद्दारी की साथियों, और जिसके कारण क्या है कि हमीरदेव चौहान है उनकी जो मुख्य जो जानकारी थी वो उनको मिल जाती है और युद्ध के मैदान के अंदर गद्दारी करते हैं, और जिससे क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो युद्ध है वो जीत जाता है। और हमीरदेव चौहान क्या है कि युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसकी पत्नी है रंगदेवी। पत्नी का नाम क्या था? रंगदेवी। पत्नी का नाम है रंगदेवी। रंगदेवी क्या है कि किले की अन्य महिलाओं के साथ में जुहद कर लेती है, और इस प्रकार क्या है कि 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है वो हो जाता है। और मुख्य रूप से उस वक्त के जो तीन या उसके बाद के अंदर जो तीन महत्वपूर्ण जो काव्य लिखे गए, अपने एक एक तीन काव्य को देख लेते हैं। तीनों की तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य थे साथियों, और उन काव्यों के अंदर हमीरदेव चौहान की वीरता और शौर्य और उनकी दानशीलता और अन्य उनकी जानकारियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। और हमीरदेव चौहान के जो मुख्य रूप से जो है वो एक नंबर पे आता है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य के जो रचनाकार है हमीर महाकाव्य के, उनका नाम है नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी। दूसरा जो उस वक्त का महत्वपूर्ण जो काव्य है उनका नाम है हमीर रसो। हमीर रसो। और हमीर रसो के जो रचनाकार है उनका नाम है जोधराज। क्या नाम है? जोधराज। और तीसरे जो उस मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण जो काव्य है, जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है हमीरहट। क्या नाम है? हमीरहट। और रचनाकार का नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। ये तीन क्या है कि बहुत ही
महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और तीनों की तीनों रचनाएं क्या है कि उनके शौर्य, बलिदान और उनकी दानशीलता और उनके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देती है। साथियों देख लेते हैं, नयनचंद्र सूरी का लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? अमीर महाकाव्य। जोगराज का लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? अमीर रासो। और चंद्रशेखर का लिखा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? अमीर हट। और तीनों के तीनों उस वक्त के जो शासक अमीर चौहान के बारे में विशेष जानकारी वो उपलब्ध कराते हैं। दोबारा देख लेते हैं, अमीर महाकाव्य रचनाकार का नाम क्या है? नयनचंद्र सूरी। अमीर रासो के रचनाकार का नाम क्या है? जोधराज। और हमीर हट की रचनाकार का नाम है चंद्रशेखर। तो ये था साथियों अमीर चौहान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जितना क्या है कि हमारा राजस्थान कक्षा 10 की पुस्तक के अंदर पढ़ता है वो मैंने आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। आगे वाले जो क्या है कि वंश है उनका नाम है जालोर का चौहान राजवंश। सच बहुत ही महत्वपूर्ण है जालोर का चौहान राजवंश भी। और जालोर का जो चौहान वंश का जो संस्थापक है वो माने जाते हैं कीर्तिपाल। जालोर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन? कीर्तिपाल। कौन माने जाते हैं? कीर्तिपाल माने जाते हैं 1181 ईस्वी के अंदर। 1181 ईस्वी के अंदर उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव है वो डाली। दोबारा देख लेते हैं, जालोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। और कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी के अंदर वहां क्या है कि अपने शासन की नींव है वो डालते हैं। और जालोर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है उस शासक का नाम है कन्नड़ देव चौहान, सोनगरा चौहान। क्या नाम है? कन्नड़ देव। और कन्नड़ देव का जो शासन जो है शासनकाल वो है 1305 से लेके 1311 ईस्वी तक का। यानी 1305 से लेके 1311 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो क्या है कि कन्नड़ देव का माना जाता है। और जालोर का जो चौहान वंश था उनकी सबसे शक्तिशाली शासक है वो माने जाते हैं कन्नड़ देव चौहान। और उस वक्त क्या है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर जैसे अभी अपने अध्ययन कर रहे थे रणथंभौर के शासन के बारे में, उसको रणथंभौर पर 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। ठीक इसी प्रकार क्या है कि 1308 ईस्वी के अंदर 1308 ईस्वी के अंदर और 1311 ईस्वी के अंदर जालोर जो रियासत थी उनका सिवाना और उनका जो मुख्य स्थान उनकी राजधानी थी उनके ऊपर क्या है कि साथ ही उन्होंने अटैक किया। तो अलाउद्दीन में कन्नड़ देव के बीच का जो मुख्य युद्ध का जो कारण था वो क्या है कि नैणसी ये बताते हैं युद्ध का मुख्य कारण किसके अनुसार? नैणसी के अनुसार। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये बताया जाता है कि इनके बीच दोनों के बीच में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? युद्ध का जो मुख्य कारण है वो ये बनाया जाता है कि कन्नड़ देव का पुत्र था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। पुत्र का नाम क्या है? वीरमदेव। और अलाउद्दीन जो खिलजी है उनकी पुत्री का नाम था फिरोजा। यानी कन्नड़ देव के पुत्र का नाम क्या है? वीरमदेव। और अलाउद्दीन खिलजी है उसकी पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा। तो वीरमदेव है वो अलाउद्दीन की जो पुत्री है फिरोजा उनसे क्या है कि शादी करने से इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शादी करने से इनकार कर देते हैं, जिससे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो इनसे नाराज हो जाता है। और उसके कारण क्या है कि 1308 ईस्वी के अंदर 1308 ईस्वी के अंदर उन्होंने क्या है कि सिवाड़ा का जो ग्रुप था सिवाड़ा ग्रुप उस पर क्या है कि आक्रमण कर देते हैं और सिवाड़ा के ग्रुप को वो विजित कर लेते हैं और सिवाड़ा का नाम बदल करके वो क्या कर देते हैं? खेराबाद कर देते हैं। सिवाड़ा का नाम बदल करके क्या कर देते हैं? खेराबाद। और खेराबाद के अंदर क्या है कि सिवाड़ा के ग्रुप का नाम खेराबाद कर देते हैं और वहां कमालुद्दीन
अपना प्रतिनिधि है वो बना लेते हैं। तो ये याद रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1301 के अंदर क्या रणथंभौर पर अटैक हुआ, 1308 के अंदर के सिवाड़ा पर अटैक हुआ, और सिवाड़ा का नाम उन्होंने बदल करके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया। और उसके बाद में कमालुद्दीन गुर को किया है, उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके वहां उस किले के अंदर रख दिया। उसके बाद में आगे क्या हुआ, 1311 ईस्वी के अंदर 1311 बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, 1311 ईस्वी के अंदर उन्होंने क्या है कि जालौर पर अटैक किया। किसके ऊपर अटैक किया, जालौर पर अटैक किया। और जालौर पर अटैक करने के कारण क्या हुआ कि ये उनके जो कन्नड़ देव थे उनकी एक सेनापति का नाम था बिक्का। सेनापति का नाम क्या था, बिक्का। एक दज्ञ सरदार थे ये, उन्होंने क्या है कि उनके साथ में विश्वासघात किया, और जिसके कारण क्या किले के ऊपर उनका अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी और युद्ध के मैदान के अंदर वीर गति को प्राप्त हुई। बिक्का नाम का जो दज्ञ सरदार है, दज्ञ सरदार, उन्होंने क्या है कि अपने राजा के साथ विश्वासघात किया, जिस कारण क्या है कि जालौर का जो किला था उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक सफल हो जाता है। और जो कन्नड़ देव चौहान थे और उसके जो पुत्र थे वो दोनों बाप और बेटे क्या है कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने क्या है कि जालौर का नाम बदल करके जलालाबाद कर दिया। जालौर का नाम बदल करके क्या कर दिया, जलालाबाद। जलालाबाद, जालौर का नाम चेंज करके क्या किया उन्होंने, जालौर का नाम बदल करके जलालाबाद रख दिया। इस प्रकार साथियों 1301, 1308 और 1311 ईस्वी के अंदर तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाउद्दीन खिलजी वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसलमेर, रियासत का नाम क्या है, जैसलमेर। और जैसलमेर के उस वक्त क्या है कि भाटी राजवंश से आज किया करते हैं। क्या नाम है, भाटी राजवंश। कहां से, जैसलमेर से। बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान की रियासतों के अंदर। और हम भाटी राजवंश से संबंधित जितने भी तथ्य जानकारी बनती है वो देख लेते हैं। जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है वो बड़े आपको श्री कृष्ण की जो यादव शाखा, जो चंद्रवंशीय शाखा थी यादवों की, उनसे संबंधित वो मानती, यानी अपना संबंध वो श्री कृष्ण से जोड़ते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या है कि उनकी जो चंद्रवंशीय शाखा थी यादवों की, उनसे वो अपना संबंध वो स्थापित करते हैं। और जो नियमित जो इतिहास है जैसलमेर भाटी राजवंशों का वो मिलता है विजयराज के शासनकाल से, यानी विजयराज नाम के जो राजा हुए हैं जैसलमेर के, वहां से क्या है कि इनका जो नियमित इतिहास है वो अपने को उपलब्ध होता है। राजा का नाम क्या है, विजयराज। और उसके बाद में विजयराज के पुत्र थे, उनका नाम था भोज। विजयराज के पुत्र का नाम क्या है, भोज। विजयराज के पुत्र का नाम क्या है, भोज। और भोज क्या है कि गौरियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। और भोज के पुत्र का नाम है रावल जैसन। रावल जैसन। भोज के पुत्र का नाम क्या है, रावल जैसन। और रावल जैसन ने क्या है कि जैसलमेर साम्राज्य की, जैसलमेर की नींव है वो डाली थी। किनकी नींव डाली थी, जैसलमेर की नींव है वो डाली थी। दोबारा देख लेते हैं साथियों, भाटी राजवंश जैसलमेर का है। और नियमित रूप से भाटी राजवंश का जो इतिहास है वो विजयराज नाम के जो राजा हुए थे उनके शासनकाल से अपने को मिलता है। विजयराज के पुत्र का नाम था भोज, जो क्या है कि उस वक्त गौरियों से युद्ध करते हुए वो क्या है कि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और भोज के बाद में उनका बेटा होता है रावल जैसल, वो क्या है कि राजा बनते हैं। और उन्होंने क्या है कि जैसलमेर की स्थापना वो की थी। यानी जैसलमेर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, जैसलमेर के जो संस्थापक है वो रावल जैसलमेर जाते हैं। और जैसलमेर का जो किला है, महत्वपूर्ण जो बात साथी ये है कि जैसलमेर का किला 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए प्रसिद्ध है, 2.5 शाखों के लिए। यानी जैसलमेर के किले के 2.5 शाखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का वो दुर्ग कौन सा है जहां 2.5 शाखे हुए, या राजस्थान के उस दुर्ग का नाम बताइए जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने किसका बताएंगे, जैसलमेर का किला। और वो 2.5 शाखे कब किस राजा के शासनकाल में हुए और विद्रोही कौन थे उस वक्त के, वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो शाखा है, फर्स्ट जो शाखा है वो
मुख्य रूप से मुद्राज किस्में हुआ। किसमें हुआ? मुद्राज किस्में में। और विरोधी पक्ष की ओर से कौन था उस वक्त? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका जो हुआ वो हुआ था रावल दुद्दा किस्में। रावल दुद्दा किस्में। और दूसरी साइड में कौन थे? फिरोज तुगलक। और तीसरा जो ढाई साका हुआ है, ढाई साका यानी तीसरा आधा साका। जब ये तीसरा आधा साका हुआ उस वक्त क्या है कि लूणकर्ण थे वहां के राजा। कौन थे? लूणकर्ण। और ये बात होगी 1550 ईस्वी की। और उस वक्त इनके ऊपर जो अटैक किया था वो थे कंधार के शासक अमीर अली। कंधार शासक अमीर अली। अब साथी ये तीनों के तीनों साथी हैं वो ढाई साके हैं वो अपने क्लियर हो जाता है। देख लेते हैं। प्रथम जो साका हुआ जैसलमेर का, उस वक्त जैसलमेर के भाटी राजवंश के राजा थे मुद्राज। और अटैक किसने किया था? जैसलमेर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दूसरा जो साका हुआ उस वक्त जैसलमेर के राजा थे राव दुद्दा। क्या नाम है जैसलमेर के राजा का? राव दुद्दा। और दिल्ली के जो उस वक्त जो बादशाह थे दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने क्या किया? जैसलमेर के ऊपर अटैक वो किया। आधा जो शाखा हुआ था उस वक्त क्या है कि जैसलमेर के राजा थे लूणकर्ण। क्या नाम थे जैसलमेर के राजा का? लूणकर्ण। और ये कब हुआ? 1550 ईस्वी के अंदर। और अटैक किसने किया था जैसलमेर के ऊपर? कंधार के शासक थे अमीर अली, यानी कंधार का शासक अमीर अली था। उन्होंने क्या कि उस वक्त जैसलमेर के ऊपर अटैक किया। और उसके बाद में क्या है कि जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया, बहुत बड़ा गया साथियों अकबर का नागौर दरबार, और ये लगा था 1570 ईस्वी के अंदर। इसमें क्या हुआ? नागौर दरबार के अंदर वहां के जो राजा थे हर राय भाटी नागौर दरबार के अंदर 1570 ईस्वी के अंदर हर राय भाटी जो राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री की शादी उनके साथ में कर दी। और अंतिम जो राजा थे जैसलमेर के, उनका नाम है जोहार सिंह। अब साथियों मुख्य रूप से जैसलमेर से संबंधित जो तथ्य जानकारी बढ़ती वो ये है, एक तो जैसलमेर का जो राजवंश है वो ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, जैसलमेर का वो प्रथम शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री की शादी की, उस राजा का नाम है हर्राय भाटी। शासक का नाम क्या है? हर्राय भाटी। और भाटी राजवंश का जो अंतिम राजा है उस राजा का नाम है जोहार सिंह। क्या नाम है? जोहार सिंह है। अंतिम राजा थे भाटी राजवंश के। क्या नाम है? जोहार सिंह। अंतिम शासक का नाम क्या है? जोहार सिंह। अब आगे बढ़े साथी रियासत देख लेते हैं और उस रियासत का नाम है करौली। क्या नाम है? करौली। और करौली के अंदर क्या है कि यादव वंश था। करौली के अंदर क्या था? यादव वंश। इनसे संबंधित जितनी जानकारी या तथ्य बनते हैं वो अपने क्षेत्र के देख लेते हैं। करौली का जो यादव वंश है वो स्वयं को जो मथुरा की जो सूरसेन शाखा थी उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। वो श्री कृष्ण से अपना संबंध वो जोड़ते हैं। याद रखना, सूरसेन शाखा मथुरा की, और उनके जो मुखिया थे या जो राजा थे श्री कृष्ण, उनसे क्या है अपना संबंध वो स्थापित करते हैं। करौली के यादव वंश की जो स्थापना है वो 1040 ईस्वी के अंदर विजयपाल ने की, यानी 1040 ईस्वी में किसने की? विजयपाल ने। बहुत महत्वपूर्ण साथियों, अक्सर क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि करौली के यादव वंश की शाखा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कौन थे? विजयपाल। स्थापना कब हुई? 1040
40 ईस्वी के अंदर, और राजधानी उन्होंने विजयराज ने बनाया था बयाना को। और बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर के अंदर। यानी विजयराज की राजधानी का नाम क्या था? बयाना। और बयाना कहां है? बयाना कहां है? भरतपुर के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ कि अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी के अंदर, यानी अर्जुन पाल नाम करके जो राजा थे, उन्होंने क्या है कि 1348 ईस्वी के अंदर एक शहर बसाया, और उस शहर का नाम था साथियों कल्याणपुर। क्या नाम था? कल्याणपुर, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? करौली कहते हैं। यानी आप यूं कह सकते हो कि करौली की संस्थापक किसे माना जाता है? अर्जुन पाल को। या करौली का मूल नाम क्या है? कल्याणपुर। और करौली की स्थापना कब हुई? 1348 ईस्वी के अंदर। और इसी करौली को 1650 ईस्वी के अंदर, याद रखना, 1650 ईस्वी में एक राजा ने राजधानी बनाया था, और उस राजा का नाम यानी करौली को 1650 ईस्वी में एक राजा राजधानी बनाया, उस राजा का नाम है धर्मपाल द्वितीय। राजा का नाम क्या है? धर्मपाल द्वितीय ने क्या है कि इसको अपनी राजधानी है वो बनाया। उसके बाद में क्या है कि गोपाल पाल जो राजा हुए थे, उन्होंने करौली के अंदर एक मंदिर बनाया। उस मंदिर का नाम है मदन मोहन मंदिर। करौली में मंदिर जो बनाया गया उसका नाम क्या है? मदन मोहन मंदिर। यानी मदन मोहन मंदिर कहां है? करौली के अंदर। और संस्थापक कौन इसके? गोपाल पाल। किसने बनाया ये? राजा का नाम है गोपाल पाल। उसके बाद में आके साथियों एक राजा और हुए हैं, उस राजा का नाम है हरबख्श पाल। क्या नाम है? हरबख्श पाल। और इसी राजा हरबख्श पाल ने क्या किया कि 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली, और अंग्रेजों की अधीनता है वो स्वीकार कर ली। कब? 9 नवंबर 1897 को। और राजा का नाम क्या है? महाराजा हरबख्श पाल। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की और अंग्रेजों के साथ में संधि की। उसके बाद में क्या है कि इनके आगे जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका नाम है नरहरि पाल। जब उनकी मृत्यु होगी तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने क्या है कि करौली का जो विलय है वो कंपनी साम्राज्य के अंदर करने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उनको अनुमति है वो नहीं मिली। और 1.5 साल बाद के अंदर मदन पाल थे, वो क्या है शासक बनते हैं। क्या नाम है? मदन पाल। अब साथियों महत्वपूर्ण जो तथ्य दोबारा देख लेते हैं। करौली यादवंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की? विजयपाल ने। और विजयपाल की राजधानी का नाम क्या है? बयाना। और बयाना का है भरतपुर के अंदर। अर्जुन पाल ने क्या करौली की स्थापना की। करौली का मूल नाम क्या? कल्याणपुर। कब हुई? 1348 के अंदर। और करौली को क्या है कि धर्मपाल द्वितीय जो राजा थे 1650 ईस्वी के अंदर, उन्होंने क्या है उनको राजधानी बनाया, और करौली के अंदर मंदिर का निर्माण किया था राजा गोपाल पाल ने, और मंदिर का नाम है मदन मोहन मंदिर। उसके बाद में इनके आगे वाले जो उत्तराधिकारी थे उसका नाम है हरबख्श पाल। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, उनके साथ संधि की 9 नवंबर 1817 को। और उसके बाद में क्या है कि अंतिम इस वंश के जो हमारा राजस्थान के 36 की किताब में जो वर्णित है, उस राजा का नाम 1.5 साल बाद में कोई डलहौजी ने क्या है कि इनके साम्राज्य को, जब नरहरि पाल की मृत्यु हुई तो करौली साम्राज्य को कंपनी साम्राज्य मिलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन क्या है कि उनको अनुमति नहीं मिली। और अंत के अंदर 1.5 साल बाद में मदन पाल नाम करके शासक करौली के नियुक्त हुए। तो साथियों आज हमने 4 रियासतों का अध्ययन किया। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।